मिशन राजस्थान को लेकर बीजेपी ने महामंथन किया। जेपी नड्डा और अमित शाह ने कल जयपुर में बैठक ली। विधानसभा चुनावों को लेकर महामंथन हुआ। करीब 6 घंटों तक ये बैठक चली। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी सामने आया और कहा कि आगामी रणनीति पर मंथन हुआ है। ये बात कही गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और ये बैठक देर रात 2:15 बजे तक चली। 6 घंटे तक महामंथन हुआ। आगामी चुनावों के मद्देनजर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और रणनीति पर चर्चा की गई, मंथन किया गया। सरकार के वर्तमान हालातों पर भी चर्चा हुई। ये बात कही शेखावत ने। विभिन्न मुद्दों पर रणनीति बनाई गई, ये बात कही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और मिशन राजस्थान के चलते कल करीब 6 घंटे तक बैठक चली। बैठक को गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने लिया और तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। रात 2:15 बजे तक ये बैठक चली। बैठक में केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। महामंथन हुआ। आगामी चुनावों के मद्देनजर क्या रणनीति होनी चाहिए, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो वर्तमान हालात है बीजेपी के, उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा हाल ही में जो बीजेपी संकल्प यात्रा का समापन हुआ है उसमें किस तरह का फीडबैक आया, किस तरह से जनाधार को मजबूत किया जाए और आगामी चुनावों में बीजेपी को वापस लाया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक ली। रात 2:15 बजे तक ये बैठक चली। 6 घंटे महामंथन चला और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, एक अहम बैठक हुई कल रात बीजेपी की, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में रहे। शाम से शुरू हुई ये बैठक रात 2:15 बजे तक चली। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद रहे और जिम्मेदारियां सौंपी गई, फीडबैक लिया गया। वर्तमान में बीजेपी की क्या कार्यप्रणाली है, किस तरह से काम किया जा रहा है, बूथ स्तर से लेकर के सभी प्रभावित क्षेत्रों में जो जिले कमजोर हैं, जो विधानसभा क्षेत्र कमजोर हैं, उन पर किस तरह से रणनीति के तहत काम किया जाए, किस तरह से वहां जनाधार मजबूत किया जाए, कमजोर जिलों में, कमजोर विधानसभा क्षेत्रों में क्या रणनीति होनी चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। निश्चित रूप से चुनाव से संबंधित सभी पक्षों पर विचार होता है। लंबे विषय, चुनाव कोई सामान्य विषय नहीं है। और जब पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठे थे, सारी परिस्थितियों पर, स्थितियों पर, सब पर चर्चा हुई है। अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इशू हैं उस पर भी चर्चा हुई है। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बातचीत की। ऐसा है कि अशोक गहलोत को राजस्थान की जनता ने मानस बना दिया है कि इस तरह की सरकार कभी नहीं देखी। और निश्चित रूप से ये अशोक जी गहलोत की बौखलाहट भी आपने आज देखी होगी कि एक किसान का बेटा जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं और उपराष्ट्रपति जी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है और उस तरह से उन्होंने राजस्थान के अंदर कहा कि वो बार बार आते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ वो बार बार झूठ अशोक जी गहलोत क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब देंगे वो। आज किसान का बेटा निश्चित रूप से आज इस संवैधानिक पद पे होते हुए और जिस तरह से इनको अपमानित किया गया है, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अशोक जी गहलोत को अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ी आहत पहुंची है कि एक किसान का बेटा आज उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचा है।
और अशोक जी गहलोत किसानों के पीछे, किसान के बेटे के पीछे आज से नहीं पड़े। आपने देखा होगा, चाहे वो नाथूराम जी मिर्दा हो, उस समय उन्होंने उनके कंधे के ऊपर पैर देकर आगे बढ़े। उसके बाद में उन्होंने परशुराम जी मदेरणा हो, और चाहे महिपाल जी मदेरणा हो, और चाहे राम सिंह जी बिश्नोई हो, उन्होंने एक दूसरे के कंधे के ऊपर पैर देकर इस स्थान पर पहुंचे। और आज किसानों के बेटा एक अगर उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है, तो मैं सोचता हूं कि ये संवैधानिक पद पर अशोक जी गहलोत को इस प्रकार की टिप्पणी करना निश्चित रूप से किसानों को आहत करने वाली है, और उनको इन शब्दों को अपने को वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होता है। सरकार सर धार्मिक यात्रा पे निकली है 2 दिन की। ऐसा है कि ये ढोंग है, ये जो सनातन को गाली देने वाले, जिन्होंने सनातन को जिस तरह से उन्होंने समाप्त करने की बात करने वाले, सनातन धर्म को जिस तरह से उन्होंने एड्स तक कहा है, उन्होंने कोरोना तक कहा है, उनका साथ देने वाली ये पार्टी आज धार्मिक यात्रा पे निकल के और एक ढोंग कर रही है। और राजस्थान की जनता ने ये सारा देखा है। उन्होंने राम दरबार को टूटते हुए देखा है, उन्होंने शिवालयों को और मंदिरों को तोड़ा है इस सरकार ने, ये भी देखा है। इसलिए इनको तो आने वाले समय में चुनाव का इंतजार कर रही है राजस्थान की जनता। और निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और बहन बेटियों की रक्षा ना करने वाली ये सरकार, सनातन धर्म के ऊपर चोट करने वाली ये सरकार है, इसको जनता चुनाव में जवाब देगी। बैठक में किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा हुई है? ऐसा है कि आने वाले समय के अंदर चुनाव के ऊपर किस तरह से हम, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार को जिस तरह से राजस्थान को इन्होंने 5 साल के अंदर जो 4.5 साल हुए, इसमें जो झेला है, तो निश्चित रूप से इस तरह से आगे प्लानिंग करके कि किस तरह से हम संगठनात्मक दृष्टि से बूथ स्तर पर और जाकर बात करके, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि परिवर्तन यात्रा हुई, इस परिवर्तन यात्रा के अंदर उत्साह था, जोश था, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव की तैयारी के बारे में, और हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए क्या हमारा रणनीति रहना चाहिए, यार्डस्टिक रहना चाहिए, आगे का भी हमारा परसों ही संकल्प यात्रा का समारोह हुआ है। आगे चुनाव अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए, इसका डिटेल में चर्चा हुआ है, और प्रोग्राम भी हमने चॉकआउट किया है। उसका डिटेलिंग आपको बाद में संबंधित व्यक्ति आपको करेंगे। श्राद्ध पक्ष से पहले घोषणा हो जाएगी या नवरात्रों में होगा? तो वो भी जब हम दिल्ली में मिलेंगे तब निर्णय होगा। सर ये चर्चा है कि रायशुमारी कर सकती है पार्टी, रायशुमारी कर सकती है, अलग अलग संभागों में भेजा जा सकता है नेताओं को, ताकि कैंडिडेट हाँ तो बेटर हो सकता है। हाँ फीडबैक तो जरूर लेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना ही हम जरूर लेंगे। तो जब भी वो मीटिंग इसके बारे में जब स्पेसिफिकली कैंडिडेट के लिए चर्चा के लिए हम बैठेंगे, तब उसका भी चर्चा होगा। एमपी को खड़ा, अरे भाई पूरा तो सुनो ना, एमपी को खड़ा करना है नहीं करना, वो भी उस टाइम डिसीजन होगा, आज तो चर्चा नहीं हो। साल 1972 के बाद करौली विधानसभा सीट से कोई भी विधायक का चेहरा रिपीट नहीं हो पाया है, यानी कि करौली सीट पर एक विधायक 2 बार नहीं जीत पाया है। यहाँ पहली बार 2003 में बसपा के सुरेश मीणा चुनाव जीते, जिनके नाम के आगे पहला एसटी वर्ग का विधायक बनने का तमगा लगा हुआ है। इस बार के चुनावों में अगर लाखन मीणा चुनाव जीतते हैं तो करौली सीट पर विधायक रिपीट नहीं होने का ट्रेंड खत्म हो जाएगा, और अगर हारते हैं तो यह ट्रेंड जारी रहेगा। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। रमेश मीणा एक बार फिर इस सीट पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। रमेश मीणा का टिकट सपोट्रा से लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन देखना ये होगा क्या भाजपा किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को इस सीट पर टिकट देती है या नहीं। जानकारों का कहना है कि रमेश मीणा का जनता से दूर रहना उनकी जीत में एक बड़ी बाधा बन सकता है,
वहीं सरपंचों का उनके खिलाफ आंदोलन भी एक बड़ी वजह हो सकता है। हालांकि रमेश मीणा को सभी जातियों का समर्थन मिलता रहा है, जिसके चलते वो इस सीट पर लगातार 3 बार जीतने में सफल रहे। ऐसे में इस सीट पर इस चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। कांग्रेस के मौजूदा विधायक भरोसीलाल जाटव के नाम यहाँ सबसे अधिक बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। ऐसे में इस बार भी कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है। भरोसीलाल जाटव का यहाँ अच्छा जनाधार माना जाता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की तरफ से राजकुमारी जाटव अपना दावा ठोक रही हैं। ऐसे में यह चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि हिंडौन की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। इन आंकड़ों से पता चलता है कि टोड़ा भीम की जनता ने कांग्रेस पर अधिक विश्वास जताया है। अब 2023 में देखना होगा जनता का क्या रुख होता है, क्योंकि दोनों ही बड़े दल कांग्रेस और भाजपा इस सीट और जिले को जीतने की कोशिश में जुटे हैं। एक ओर जहां भाजपा कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश में है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। तो आपने सुना हमारे संवाददाता जिन्होंने आकलन दिया किस तरह से तमाम सीटों के ऊपर जो है दावेदारी पेश की जा सकती है, कौन से ऐसे विधायक जो लगातार इस पर जीतते चले जाएं और किस तरह से बीजेपी जो तमाम क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार सकती है, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अपने जिताऊ उम्मीदवारों को खड़ा कर सकती है। और कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर कोई भी चेहरा रिपीट नहीं हुआ है। तो कल जो मंथन हुई है, 6 घंटे तक जो महामंथन हुआ है, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। किस तरह से राज्य सरकार को घेरा जाए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रचार को आगे बढ़ाया जाए, जो प्रभावशाली क्षेत्र है, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं जिनका एक अलग प्रभाव है, उन्हें कहां से मैदान में उतारा जाए, क्या समीकरण होना चाहिए। और फीडबैक भी लिया गया प्रत्येक व्यक्ति का, बूथ स्तर से लेकर के आगे की कार्यप्रणाली रणनीति पर चर्चा की गई। और चर्चा के लिए तमाम बड़े नेता बीजेपी के उसमें मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता करी और तमाम मंत्रियों ने इन्हीं बातों पर अपना बयान दिया कि क्या होनी चाहिए आगामी चुनावों की रणनीति, किस तरह से जनाधार को मजबूत किया जाए, जहां पर जो पकड़ है वो कमज़ोर है, उन विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से पकड़ को मजबूत किया जाए और आगामी मिशन राजस्थान को कैसे सफलतापूर्वक साकार किया जाए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के कल चर्चा हुई। रात को 2:15 बजे तक ये चर्चा चली, करीब 6 घंटे तक बैठक ली। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला। परिवर्तन यात्रा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई और मैं सोचता हूँ आज की आप दोनों का यहाँ आना हम सब लोगों के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह देगा। और राजस्थान में 2023 में कमल खिले, एक ऐसा मार्गदर्शन माने दोनों हमारे राष्ट्रीय नेताओं का मिला है। देखिए, अच्छा होता 5 वर्ष तक सनातन को गालियाँ नहीं देते, भगवान श्री राम का नारे लगाने वालों पर FIR लॉन्च नहीं कराते, भगवा पताका पर प्रतिबंध नहीं लगाते, मंदिरों को नहीं तोड़ते, त्योहारों पर प्रतिबंध नहीं लगाते, तो आज ये अनमने बन से ये यात्रा नहीं। हालांकि अंतिम दिनों में सनातनी लोग तो शुरू से भगवान को याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अंतिम समय में भगवान याद आते हैं। तो अच्छा है, भगवान जब भी याद आए अच्छा है, कम से कम अंतिम दिनों में कहीं न कहीं लाभ दे जाएगा। पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता किसी को इग्नोर नहीं। आप देखिए, हर बैठक में पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस बैठक में रहते हैं। सारे बड़े प्रोग्राम्स में सब लोग नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है, कहीं कोई इग्नोर नहीं, सब मिल के काम कर रहे हैं और यही टीम स्पिरिट काम करे, टीम राजस्थान मिलकर काम कर रही है।
देखिए, मैं अध्यक्ष के नाते मेरा प्रोटोकॉल है, तो मुझे स्वाभाविक रूप से रुकना है। तो बाकी सब लोगों के साथ सामूहिक चर्चा हुई। देखिए, मैं सोचता हूँ कि भगवान आखिर याद आ ही गए। आप सनातन को गाली दोगे, लेकिन सनातन को आप मिटा नहीं सकते। सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे, और ये तय है कि राजस्थान में और कांग्रेस के अलायंस ने जो पाप किया है, सनातन को मिटाने का दुस्साहस करने का प्रयास किया है, उसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा।